अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग सब। आज का ये जो वीडियो है, मैं उन मुल्कों के बारे में बात करना चाहूंगा जो मुल्क एक दूसरे के साथ में लड़ाई लड़ते हैं। उस लड़ाई में असल फायदा किसको होता है और नुकसान किसको होता है, मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा। काफी लोग समझते हैं कि भाई लड़ाई होता है तो नुकसान एक दूसरे को होता है, इन्हों उसको मार लिया उन्होंने उसको मार लिया, लेकिन इसमें दो पक्ष ऐसे होते हैं जिसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है और सबसे ज्यादा फायदा होता है। फायदा होता है मिलिट्री को, जो मिलिट्री में नौकरी करने जाते हैं, जो लड़ाई में रहते हैं, उनको जबरदस्त फायदा होता है। मैं बताऊंगा ये कैसा फायदा होता है। और नुकसान उनको होता है जो उस मुल्क में औरत रहते हैं, जो औरत जवान रहती है, उनको नुकसान होता है। अब इस दो बात पे मैं पूरा डिस्कशन करने वाला हूं कि क्यों इन दोनों के बीच में आपस में एक को फायदा एक को नुकसान होता है। देखिए, सबसे ज्यादा औरतों को नुकसान इस वजह से होता है क्योंकि जब उस मुल्क में लड़ाई छिड़ती है ना, जो मुल्क में लड़ाई छिड़ती है वहां पर दूसरे मुल्क की फौज की कब्जा हो जाती है, उस कब्जा करने वाले मुल्क में जो औरत होती है, मान लीजिए जिसकी उम्र 15 साल के उससे भी कम, 10 साल से अब 35 साल की उम्र के बच्चे से लेकर औरत को भी आप उसमें जोड़ सकते हैं, इनके साथ में सेक्स करने का जबरदस्त मौका मिल जाती है। और इसलिए मौका मिलता है कि इन हरामजादों को खुली छूट होती है। खुली छूट, नाम के वास्ते तो मिलिट्री होती है, फौज होती है, लेकिन इनको खुली छूट मिलती है किसी के साथ सेक्स करने के लिए। क्या आप लोग मेरी इस बात से सहमत है? सहमत है तो नीचे बताना कमेंट करके, समझ में आए ना। और ऐसा भी समझ में नहीं आता आप लोग मेरी वीडियो फॉरवर्ड क्यों नहीं करते, इसको लाइक भी नहीं करते और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब रही बात मुल्कों के बीच में, मैं इससे कई उदाहरण आप लोगों को दे सकता हूं, जैसे कि वर्ल्ड के टाइम में जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, उस वक्त जर्मनी की जो फौज थी, ऐसा कहा जाता है कि वो जहां जहां पर भी गए उनके लिए औरत एक तरह से बिछवाना था, यानी कि वो जहां भी जाएंगे वहां की औरतों पे वो अधिकार पालेंगे। इसी तरह जापान की सेनाओं का भी यही हाल था, वो जहां भी जाते थे वो सेक्स करने के लिए आजाद पंछी हुआ करते थे, यानी कि उनको कोई रोक टोक नहीं होती थी। उसके बाद में कई ऐसे लड़ाई मैं आपको गिना दूं, जैसे श्रीलंका एलटीटी के बीच में लड़ाई। अब उठा के देखिए, एलटीटी के औरतों को तकरीबन 80% औरतों के साथ में सेक्स की गई है वहां के फौज के द्वारा, जो कि मानवता के भी खिलाफ है। आप इजराइल और हमास का लड़ाई ले लीजिए, इसके अंदर इनकी बच्चियां कितनी सुरक्षित है कितने नहीं है आप तय कर लीजिए। रशिया और यूक्रेन के बीच में ले लीजिए, यूक्रेन के जो बच्चियां हैं उनको सरेआम बेचा जा रहा है, मिलने पर गैंगरेप किया जा रहा है। अफ्रीका को तो अब पूछो ही मत, अफ्रीका में तो खुले आम वो लोगों को सेक्स करने की मौका मिल जाती है, यहां तक कि जो भी खूबसूरत होती है उठा लेके कई कई दिन तक उनको अपने पास रख लेते हैं फौज। तो सवाल है, लड़ाई करने के लिए क्या फौज को इस तरीके की इजाजत दे देना, क्या उस मुल्क की कमजोरी होती है, बदकिस्मती होती है, या इनको कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता है? ये सवाल है।
है कि नहीं दोस्तों? तो औरतों को इस्तेमाल करने वाले इस कमीने लोगों को हम जिसे फौज बोलते हैं, मिलिट्री वेपन बोलते हैं, आप मेरे को गाली भी दे सकते हैं इसके बारे में कि भाई फौज के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी एक उदाहरण दे दूं। जब 71 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, अब वहां पर मुल्क में सर्वे करके देखिए 99% हिंदू औरतों के साथ बलात्कार हुआ है। तो ऐसे फौज को हम अपने सर के ऊपर बिठा के रखने की क्या जरूरत है या नहीं है? या हमें इस फौज को हटा के पूरी तरह से रोबोटिक सिस्टम में जाना चाहिए? नहीं, सेक्स एक ऐसी चीज है जो हवस के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। हम अफगानिस्तान में भी देख चुके। क्या अफगानिस्तान में जो अमेरिकन मिलिट्री वहां गई थी, उनके ऊपर इतने सारे रेप चार्जेस लगे कि आखिर में अमेरिकन गवर्नमेंट को मुंह छुपाने के काबिल नहीं छोड़ा। बाद में वो सारे रिपोर्ट को जो है अपने बलबूते पे हटा लिया गया। तो ऐसा कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इस चीज को अपनाना ना चाहता हो। वो चाहता है कि मजा ले, उस मुल्क में जाए और जाके उस मुल्क की औरतों के साथ सेक्स करे। और इसी वजह से आप देखेंगे जो सारी दुनिया में जो डीएनए है ना, वो डीएनए अभी हर मुल्क में अपने अपने जगह में बढ़ चुका है। कोई ऐसी एरिया, ऐसा जगह नहीं बचा है कि वहां की कोई शुद्ध डीएनए हो। आप यूरोप में जाएंगे तो एशिया का डीएनए उसमें मिक्स होगा, एशिया में आएंगे तो यूरोपियन, ईस्टर्न, अफ्रीकन डीएनए मिक्स होगा, क्योंकि फौज नहीं फैलाया इन डीएनए को। तो दोस्तों, वक्त के हिसाब से हम इससे कुछ सीखे नहीं है कि मिलिट्री को, हमारी फौज को इस हद तक बनाए कि वो इस तरह के हरकत ना करे, लेकिन करते हैं। पहला विश्व युद्ध हुआ, उसमें हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें हुआ, और सबसे ज्यादा नुकसान औरतों को हुआ। वो कहीं के नहीं बचे। हां, उनके पास एक नीचे जो चीज होता है, बस उसी के पीछे पड़े रहते सब मजा करने के लिए। मेरा ये वीडियो बनाने का ये एक ही एक मकसद है कि हम लोग इंसान के नाते, जब हमें ईश्वर ने बोलने के लिए, बोलचाल करने के लिए, बात करने के लिए इतना दिमाग दिया है, तो इस तरह के हरकत क्यों करते हैं? क्यों आजादी मिलती है? हम लोग कहीं ऐसे अभी इजराइल और हमास की लड़ाई में देख रहे हैं कि इजरायली जो बट्टेबाज सैनिक है, फिलिस्तीनियों को उठा के लेके जा रहे हैं, कहीं की हालत बेहालत कर रहे हैं, उनकी गाड़ी में उनकी औरतें हैं वहां के। क्या उन लोगों को सेफ जोन पे लेके जाने के लिए लेके जा रहे साले? ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि आप एक तरफ से युद्ध तो करेंगे, उस देश को बर्बाद भी करेंगे, और बर्बादी के डगार पे लेके जाके उस मुल्क की औरतों को भी नहीं छोड़ेंगे। जो हमारी यूनाइटेड नेशन है, वो तो उसमें भी आप देखिए ना, सबके सब मर्द ही भरे पड़े हैं। उसमें भी उनको कोई न्याय तो मिलता नहीं है कभी औरतों को कि जाके कुछ बोले
कोई ना कोई ऐसा मर्द निकल जाता है जो वहां पर यूनाइटेड नेशन में आवाज उठाता है कि भाई इनके साथ में ये हुआ, इनके साथ में ये हुआ, तो वहां जाके कुछ बोला जाता है, लेकिन मजे तो ये भी ले लेते हैं, क्योंकि औरत बनाया इसलिए गया है कि उनके साथ में सेक्स करना है। तो ये सोचने वाली बात है। आप लोग सब इसके बारे में सोचिए। जो मुल्क लड़ाई के नाम पे इस तरह के बदतमीजी करता है ना, उस मुल्क को क्या करना चाहिए? बहिष्कार करना चाहिए। वैसे फौज को बहिष्कार करना चाहिए। आप उनको हीरो मत बनाइए। इजराइल की फौज को हीरो मत बनाइए। फिलिस्तीन की फौज को हीरो मत बनाइए। रशिया की फौज को हीरो मत बनाइए। समझ में आया? और सबसे ज्यादा तो अफ्रीकन जो महिलाएं हैं, जो अपने गृह युद्ध में पीछे जाते हैं ना, ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहिए आप ही तय कीजिए। और नीचे कमेंट में आप लोग डालिए, क्या मैं ये सच बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, बताइए इसके बारे में जरूर। दोस्तों धन्यवाद।